बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यात्मकता अथवा विराम अवस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। बल की मात्रक है एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में किलोग्राम, किग्रा, मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या डाइन है। और एफपीएस पद्धति में पाउंड फीट प्रति सेकंड स्क्वायर है या पाउंडल है। न्यूटन, डाइन या पाउंडल। और किग्रा प्रति सेकंड और किग्रा प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। सेकंड का स्क्वायर होगा फिर यहाँ, जब यहाँ एक जगह स्क्वायर है तो दूसरे में भी यहाँ किग्रा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आएगा और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, पाउंड फीट प्रति सेकंड का स्क्वायर आएगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बराबर 7.23 पाउंडल, या 1 पाउंडल बराबर 0.13825 न्यूटन बराबर 13,825.5 डाइन। स्थिर विद्युत वाहक बल, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे स्केल व कंघे को रूखे बालों पर रगड़ने से उसमें स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है। इससे विद्युत आवेश पर बल लगता है और कंघे को कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर टुकड़े कंघे पर चिपक जाते हैं। आवेश Q1 व Q2 के मध्य कार्यरत स्थिर विद्युत बल कूलाम बल है। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। संपर्क बल या असंपर्क बल, संपर्क बल ऐसा बल है जो वस्तु के संपर्क में आने के बाद ही वस्तु पर लगाया जा सकता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल और घर्षण बल आदि असंपर्क बल है। ऐसा बल जो वस्तु के बिना संपर्क में आए वस्तु पर लग सकता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल है। यहाँ से इसमें है हमारे पास पेशीय बल। पेशीय बल यह है हमारी मांसपेशियां लगाती है, इसलिए इसे पेशीय बल कहते हैं। मानव व पशु दोनों ही पेशीय बल लगाते हैं। चुंबकीय बल, चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल चुंबकीय बल है। घर्षण बल वह बल जो संपर्क में अभी दो वस्तुओं के खिसकने या फिसलने तथा संभावित अपेक्षित गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल सदैव संपर्क में आए तलों के समांतर व वस्तुओं की अपेक्षित गति की विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। घर्षण बल के 4 प्रकार होते हैं: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, गतिक घर्षण और लोटनी घर्षण। स्थैतिक बड़ा होता है, फिर स्थैतिक, सर्पी, गतिक, लोटनी। स्थैतिक, सर्पी, गतिक, लोटनी, यह क्रम है इसका। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के अनुसार दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला घर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा में दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। F बराबर Gm1m2 अपॉन d स्क्वायर। G समानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। न्यूटन बल आकर्षण बल प्रकृति का होता है। न्यूटन बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह संरक्षी प्रकृति का होता है। केंद्रीय बल होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कैवेंडियस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा बताया है। संपर्क बल है। नियम से अनेक घटनाओं की सरलता से व्याख्या की जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हैं: इसे पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, सूर्य के चारों ओर गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, समुद्र में ज्वार भाटा आना। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान Gm अपॉन R स्क्वायर है, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98 × 10⁻24 kg और r पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर से याद रख सकते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है और अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वह भूमध्य पर त्वरण कम G-ओमेगा² होता है। पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है, जबकि भूमध्य पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 गुना है। अतः चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 गुना है। G/6 होगा यहाँ से। 9.8/6 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना है। भार है यहाँ से पृथ्वी द्वारा वस्तु द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वीय बल उसका भार कहलाता है। m का द्रव्यमान वस्तु की पृथ्वी पर भार या W बराबर mg
द्रव्यमान ऊंचाई व गहराई के साथ अपरिवर्तित रहता है, परंतु भार गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ परिवर्तित होता है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है, अर्थात W/6 या mg/6 आएगा। भार सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। संरक्षी बल वे बल जिनके द्वारा किसी वस्तु या कण को एक पूर्ण चक्र या बंद पथ में घुमाने के लिए किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात W=0। इन बलों द्वारा गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, जैसे गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, स्प्रिंग बल आदि संरक्षी बल है। संरक्षी बल वे बल जिनके द्वारा कण या वस्तु को एक पूर्ण चक्र या बंद वक्र में घुमाने पर किया गया कार्य शून्य होता है, असंरक्षी बल कहलाता है। असंरक्षी बल के लिए कुल कार्य 0 नहीं होता है। इन बलों द्वारा गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है, जैसे घर्षण बल व शान बल असंरक्षी बल है। केपलर के ग्रह गति के नियम टाइको ब्राहे के प्रयोग पर आधारित है। प्रथम नियम है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सूर्य दीर्घवृत्त के केंद्र पर स्थित न होकर फोकस या नाभि पर स्थित होता है, इसे कक्षा का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम है, यह क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहलाता है। ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात dA/dt बराबर नियत या J/2m। J यहाँ से कोणीय संवेग है और m ग्रह का द्रव्यमान है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल बनाती है, अर्थात T1 बराबर T2 तो A1 बराबर A2। यह नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तृतीय नियम है, यह आवर्तकाल का नियम कहते हैं। सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी घन उस सूर्य से दूरी के परितः परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी r² समानुपाती t²। तो r²/t² नियतांक। गति सरल रेखीय गति, सरल रेखा के अनुदिश होने वाली गति, सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी पर फिसलता बालक आदि। वृत्ताकार गति, वृत्ताकार पथ में गतिशील वस्तु या कण की गति, जैसे कोल्हू के बेल की गति, पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाने की गति। घूर्णन गति, किसी गति में अक्ष के चारों ओर होने वाली गति, जैसे लट्टू की गति, कुम्हार के चाक की गति, पहिए की गति। आवृत गति, दोलन गति और सरल आवृत गति। आवृत गति तो होती है जब कण निश्चित समयांतर पश्चात अपने पथ को दोहराता है तो उसे आवृत गति कहते हैं। और दोलन गति जब कण माध्य अवस्था के इधर उधर निश्चित समयांतर पश्चात अपनी पथ को दोहराता है तो इसे दोलन गति कहते हैं। इसके नेक्स्ट है सरल आवृत गति, जब कण छोटे दोलन के साथ माध्य अवस्था के इर्द गिर्द निश्चित समयांतर के पश्चात अपने पथ को दोहराता है तो उसे सरल आवृत गति कहते हैं। प्रत्यानयन बल F बराबर -kx। के बल नियतांक है और x माध्य स्थिति का विस्थापन है। विस्थापन की माध्य अवस्था शून्य है चरम बिंदु अधिकतम पर, और वेग है, यहाँ से वेग अगर अधिकतम हो तो चरम बिंदु आएगा, यहाँ से चरम बिंदु बायां दायां। अधिकतम वेग माध्य अवस्था पर वेग अधिकतम होता है और चरम बिंदु पर वेग शून्य होता है। विस्थापन माध्य अवस्था पर शून्य होता है और चरम बिंदु पर मैक्सिमम होता है। त्वरण यह माध्य अवस्था पर 0 होगा और चरम बिंदु पर मैक्सिमम होगा। बल माध्य अवस्था पर 0 और चरम बिंदु पर मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा है माध्य अवस्था पर मैक्सिमम और चरम बिंदु पर 0। स्थितिज ऊर्जा माध्य अवस्था पर 0 या मिनिमम और चरम बिंदु पर मैक्सिमम। दोलन गति आवृत गति होती है, परंतु आवृत गति सदैव दोलन गति हो आवश्यक नहीं है। सरल आवृत गति दोलन गति होती है, परंतु दोलन गति का सरल आवृत गति होना आवश्यक नहीं है। सरल आवृत गति होती है, परंतु आवृत गति का सरल आवृत गति होना आवश्यक नहीं है। दोलन गति में आवृत्ति कम होती है। कंपन गति वह गति जिसमें वस्तु उच्च आवृत्ति के साथ निश्चित समयांतराल पश्चात अपने पथ को दोहराती है, उसे कंपन गति कहते हैं। जैसे वीणा के तार की गति। जड़त्व देखिए बिंदु में वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान। रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिकतम होने के कारण इसका जड़त्व भी अधिकतम होता है। न्यूटन की गति के नियम पहला नियम है, इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम बल की परिभाषा देता है। द्वितीय नियम यह रेखीय संवेग से संबंधित है, इस नियम को बल का सूत्र भी बताता है। तृतीय नियम है, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यह
यह नियम बल की प्रकृति बताता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी। या वस्तु किसी निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो वह निश्चित दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। इस कारण न्यूटन के ने प्रथम गति का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह नियम हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, गति अवस्था में जड़त्व का नियम और दिशा की जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम होगा कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर में ही बनी रहेगी जब तक बाह्य बल कार्य ना करे। दैनिक जीवन में जड़त्व नियम पर आधारित घटनाएं है कि स्थिर कार या बस को अचानक तेज चला देने से उसमें बैठे यात्री को पीछे से धक्का अनुभव होने के कारण यात्री की स्थिर अवस्था का जड़त्व है। जब एक ग्लास पर रखे कार्डबोर्ड को अंगुली से धक्का दे दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। स्थिर जड़त्व के नियम के अनुरूप हुआ यह है। और गति अवस्था में बोले इसके अनुसार कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति में बनी रहेगी जब तक कि बाह्य बल कार्य ना करे। यहाँ से इसके उदाहरण होगा जब कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से कूदता है तो जड़त्व के कारण मुंह के बल गिर जाता है। दिशा के जड़त्व का नियम जब कोई इस वृत्तीय मार्ग पर जुड़ती है तो वह बैठे यात्री को केंद्र से बाहर की ओर दिशा में जड़त्व के कारण बल कार्य करता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम में कहा है कि संवेग की धारणा को प्रस्तुत किया है। गति करती हुई वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के से परिभाषित किया जाएगा। यदि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को m तथा वेग को v से रिप्रेजेंट करें तो p बराबर mv आएगा। संवेग सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होगी, अर्थात F बराबर dp/dt या F बराबर ma। संवेग का SI मात्रा किलोग्राम मीटर है और प्रति सेकेंड है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। F बराबर ma। न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में बताता है। यह नियम इस नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं: प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्रिया की वह प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर होती है। न्यूटन का यह नियम सर्वव्यापक है। वस्तुएं विराम की अवस्था में हो या गतिशील में, वे परस्पर संपर्क में हो या बीच में कुछ दूरी मौजूद हो, यह नियम हर दिशा में लागू होता है। गति के तीसरे नियम पर आधारित कुछ उदाहरण: पानी में तैरते समय कोई तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों व पैरों को पीछे की ओर धकेलता है, बल लगाता है। इसमें बल की प्रतिक्रिया उसे आगे की ओर गति करती है। जब बंदूक की गोली चलती है तो गोली पर बल आगे की ओर लगता है, परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की तुलना में बहुत होने से बंदूक पीछे की ओर बहुत कम वेग से चलती है। बंदूक चलाने वाले के कंधे को झटका में अनुभव होता है। जब रॉकेट छोड़ते हैं तब रॉकेट के पीछे भाग पर गैस अत्यधिक तेज गति से निकलती है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर गैस निकलने के विपरीत दिशा में बल लगने के फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। इस नियम के निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं: प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया व प्रतिक्रिया के बल विपरीत व बराबर होते हैं, क्रिया व प्रतिक्रिया के मध्य कोण 180 डिग्री होता है। देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। F बराबर 0 तो P बराबर नियत। यहाँ से P इनिशियल बराबर P फाइनल के बराबर है, अर्थात किसी निकाय पर बाहरी आरोपित बल शून्य है तो उस निकाय का संपूर्ण संवेग समय के साथ नियत बना रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बंदूक की गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की तरफ प्रतिक्षिप्त होना रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत है। दो पिंडों की टक्कर को रेखीय संवेग संरक्षित का सिद्धांत है। रॉकेट की गति क्रिया प्रतिक्रिया व रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूरी वस्तु किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है, सदैव धनात्मक होती है। SI मात्रक मीटर है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। सदिश राशि है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकती है। SI मात्रक मीटर है। विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। दूरी का माप विस्थापन के मान से अधिक होगा या विस्थापन के बराबर होगा, अर्थात दूरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू विस्थापन। चाल गतिशील वस्तु में एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बट्टे समय। V बराबर D/T। चाल अदिश राशि है। चाल का SI मात्रक मीटर है। चाल सदैव
है धनात्मक होती है। वेग किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर दूरी बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय कहेंगे। v बराबर s अपॉन टी। वेग सदिश राशि है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चाल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेग। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ से है हमारे पास त्वरण वेग में परिवर्तन की दर बट्टे परिवर्तन में लगा समय, v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण सदिश राशि है। SI मात्रक मीटर है। सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। और साधन द्वारा काम में ली बल्ब, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदलते हैं। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा लगती है और मतलब यूज में विद्युत ऊर्जा लेते हैं और काम हमारे पास इसमें उष्मा के रूप में प्राप्त होता है। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। और सोलर सेल को विद्युत सेल बनता है। रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डीजल इंजन ईंधन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नाभिकीय भट्टी परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को पर्यावरण ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और अदृष्टकारी रेडियो फायर AC को DC में। इन्वर्टर DC को AC में। टेलीफोन प्रेषित्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और टेलीफोन ग्राही विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। दाब प्रणोद या उत्क्षेप या थ्रस्ट किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह पर के लंबवत लगा हुआ प्रणोद कहलाता लगा हुआ बल सतह के लंबवत लगा हुआ बल कहलाता है। प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन होता है। दाब वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। लंबवत बल बट्टे क्षेत्रफल प्रणोद बट्टे क्षेत्रफल F अपॉन A बराबर P। दाब का मापन बैरोमीटर से होता है। दाबांतर का मापन मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। दाब अदिश राशि होती है। SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। 1 बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 एटमोस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm का अर्थ है वायुमंडलीय दाब पारे में 76 सेंटीमीटर या 707 मीटर मिलीमीटर स्तंभ के दाब बराबर होते हैं। अगर दो सतहों के क्षेत्रफल समान हो अधिक बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न होता है। यदि समान बल आरोपित किया जाए तब क्षेत्रफल वाली सतह पर अधिक दाब उत्पन्न होगा। P समानुपात T1/A या F समान होगा। इसी कारण नुकीली कील दीवार के अंदर आसानी से ठोकी जा सकती है। गैस को भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है क्योंकि सुई की नोक का क्षेत्रफल नाखून की नोक से कम होने के कारण अधिक दाब उत्पन्न करती है। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर उपस्थित वायु के अणुओं द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाया जाने वाला बल वायुमंडलीय दाब है। सतह का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब सतह पर वायुमंडलीय दाब 1.01 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऊंचाई पर जाने पर इंक पेन से इंक बाहर निकलना क्योंकि अंदर का दाब बढ़ जाता है। बाहरी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कानों में दर्द होने लगता है। श्वास लेने में कठिनाई होती है। नाक से ब्लड निकलने लगता है। उत्प्लावकता किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उत्प्लावकता कहलाती है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तैरने का सिद्धांत फ्लोटेंशन सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। द्रव में वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु का भार नीचे की ओर, वस्तु का पानी का उत्प्लावन बल बस ऊपर की ओर। किसी वस्तु पर का पानी में डूबना या तैरना उपयुक्त दोनों बलों के अपेक्षित मानों पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वह पानी में डूब जाएगी और यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वह पानी में आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में पूरी तरह तैरती रहेगी। किसी वस्तु के जल में तैरने या डूबने का ज्ञान उस वस्तु के घनत्व से प्राप्त किया जाता है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु जल में डूब जाएगी और यदि कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबकर तैरती रहेगी और यदि बराबर है तो वह जल में पूरी तरह डूबकर तैरती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु को
द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह बल उत्प्लावन बल है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में की जाती है। जलयानों व पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में तैयार की जाती है। दुग्धमापी तथा हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और पानी में बर्फ का तैरना भी इसी सहायता से समझा जा सकता है। घनत्व का अपेक्षिक सिद्धांत किसी वस्तु का घनत्व उसे प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। नमूने का घनत्व पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच करने में सहायता करता है। अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व वह पानी के घनत्व का अनुपात है। अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व एक मात्रकहीन राशि है। क्वथनांक पर गलनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव अत्यधिक ताप पर समस्त पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके फैलते हैं, जिसके कारण दाब का मान भी बढ़ता है। अर्थात क्वथनांक दाब के समानुपाती है। गलनांक में होगा वस्तु कम ताप पर जो पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके फैलते हैं उनके लिए गलनांक भी दाब के समानुपाती है, क्वथनांक भी दाब के समानुपाती है। जैसे घी या मोम। और कुछ वस्तु ऐसी कुछ बहुत कम ताप पर जो पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके सिकुड़ते हैं, मतलब जो फैलते हैं, उनके लिए तो समानुपाती है, जो सिकुड़ते हैं उनके लिए व्युत्क्रमानुपाती है। गलनांक समानुपाती 1 दाब। या फिर जैसे कहेंगे सिकुड़ेंगे मतलब बर्फ एग्जाम्पल हो गया। प्रेशर कुकर में ताप बढ़ाने के साथ साथ दाब भी बढ़ता रहता है, जिसके कारण खाना कम समय में पक जाता है। विद्युत धारा व उसके प्रभाव। आवेश। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या अनुभव करती है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत धारा की I समानुपाती Q/T। आवेश का दूसरा मात्रक एम्पियर सेकेंड है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार आवेश का विनिमय इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। Q बराबर +-Ne। आवेश अदिश राशि होती है। विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर Q/T। विद्युत विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत विभवांतर अदिश राशि होती है। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में विद्युत उपकरणों पर समान विभवांतर प्राप्त करने के लिए विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर IR। किसी धातु के लिए दिए गए ताप पर R नियतांक होता है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। प्रतिरोध V बराबर R बराबर V/I। सिरों पर विभवांतर बट्टे प्रवाहित धारा। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या ओम। विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। चालक तार की लंबाई समानुपाती होती है I के। R समानुपाती I व A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक तार का पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं चालक तार पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। R समानुपाती T। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व क्षेत्रफल व त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोध करता है किंतु प्रतिरोधकता नहीं करती। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालकत्व G बराबर 1/R। ओम इनवर्स या महो इसको कहते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा समानुपाती 1/ρ। रो मीटर होल इनवर्स या मोह प्रति मीटर। किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध R' बराबर n² होगा। यदि किसी चालक तार को काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई तो परिवर्तित होती है, परंतु अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। R प्रतिरोध वाले चालक तार को n समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/n होगा। चालक में ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालकता कम होती है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध कम होता है और चालकता बढ़ती है। 0 केल्विन पर ताप अर्धचालक
पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और कुचालक में बहुत अधिक ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध कम होता है व चालकता बढ़ती है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। चालकता में क्रम होगा चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। व प्रतिरोध का क्रम होगा इसका उल्टा हो जाएगा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। विभवांतर का टोटल हो जाएगा, वे प्रतिरोध हो जाएगी। इसी प्रकार टोटल तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो आवेश संरक्षण पर था, वो ऊर्जा संरक्षण पर था। R बराबर 1/R1 1/R2 इस फॉर्म में होगा। तुल्य प्रतिरोध का मान कम करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। विद्युत ऊर्जा। किसी चालक तार की विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। W बराबर VIT, V²T/R हो जाएगा जूल। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। यह यूनिट कहा जाता है। यूनिट की गणना वाट इंटू घंटा इंटू उपकरणों की संख्या बट्टे 1000 प्रतिदिन होती है। सूत्र की सहायता से प्रतिदिन की यूनिट की गणना की जा सकती है। विद्युत शक्ति P बराबर W/I या VI। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट आएगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म होने के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि करता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। या H बराबर I²RT आएगा। I²RT/4.2 कैलोरी आएगा। J बराबर 4.2 जूल पर कैलोरी है। J बराबर जूल नियतांक तथा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जूल ऊष्मा या ओम ऊष्मा या प्रतिरोध ऊष्मा कहते हैं। विद्युत हीटर, विद्युत अवन, गीजर, हेयर ड्रायर, हॉट प्लेट, निमज्जन छड़, विद्युत बल्ब, टोस्टर आदि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। विद्युत सर्किट। घरों में विद्युत की सप्लाई दो तारों द्वारा की जाती है, जिसमें प्रथम तार विद्युन्मय या धनात्मक तार को मेन लाइन या फेज कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। दूसरा तार उदासीन तार या ऋणात्मक तार कहलाता है। यह काले रंग का होता है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वाट का विभवांतर रहता है। घरेलू वायरिंग में एक भू तार अर्थिंग का भी प्रयोग किया जाता है, जो प्राय हरे रंग का होता है। यह सुरक्षा शक्ति है जो घर की विद्युत सप्लाई को प्रभावित नहीं करती। भू तार को घर के निकट पृथ्वी में दबी हुई एक धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज। यह सी से PB 37% टिन SN 63% की मिश्र धातु का तार का टुकड़ा होता है, जिसका गलनांक तार के पदार्थ की तुलना में कम होता है, जिससे इसका प्रतिरोध अधिक होता है। यह जब परिपथ की धारा एक निश्चित धारा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार गर्म होकर जल जाता है। इससे पूरा परिपथ जलने से बच जाता है। फ्यूज तार का मुख्य प्रदाय के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लघु पथन या शॉर्ट सर्किट। जब किसी कारण फेज या मेंस या न्यूट्रल तार आपस में जुड़ जाते हैं तो बड़ी मात्रा में स्पार्क या चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसके कारण पृथ्वी परिपथ में धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसे लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अभिधारण या अतिभारण। अतिभारण। किसी परिपथ में जब एक साथ उपकरणों की संख्या बढ़ जाती है तो धारा का मान परिपथ के नियत मान से अधिक हो जाता है। इस अवस्था में तार उस धारा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह परिपथ का ओवरलोड कहलाता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या लघु परिपथ विच्छेदक। घरों में प्रयुक्त वायरिंग के साथ आजकल MCB लगाया जाता है। MCB एक प्रकार का स्वतः नियंत्रित इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। MCB के दो प्रमुख कार्य शॉर्ट सर्किट या लघु पथन या MCB के गिरने के दो कारण होते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड। और यहाँ से विद्युत, ये तो उपकरण है, इनमें प्रयुक्त तार है और इन धातुओं के गुण है, जैसे विद्युत हीटर, निमज्जन छड़ या फिर हेयर ड्रायर। इनमें नाइक्रोम के वायर होते हैं। नाइक्रोम NiCr Mn+Fe। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के तार होते हैं। NiCr MnFe। उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार होते हैं। अति उच्च गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। हेलोजन लाइट में टंगस्टन व सोडियम मिश्र धातु होती है। सोडियम के कारण पीला प्रकाश होता है। CFL या ट्यूबलाइट में पारा या फास्फोरस होता है। कम दाब पर पारे के वाष्प भरने से पराबैंगनी प्रकाश UV का उत्सर्जन होता है और इस प्रकार ट्यूब की भीतरी सतह पर लिपित
फास्फोरस कोटिंग चमकने लगती है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, अर्धचालक का बना होता है। इसमें मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। एलईडी विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रतिरोध टंगस्टन से अधिक होता है, जबकि टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है। गैल्वेनोमीटर किसी भी परिपथ में धारा की विक्षेप सूचना प्रदान करने के लिए युक्ति को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एमीटर धारा का मापन करता है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। प्रायोगिक एमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है। वोल्टमीटर वोल्टेज का मापन करता है। वोल्टेज परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। प्रायोगिक वोल्टमीटर का प्रतिरोध अत्यधिक होता है।